दोस्तों बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन में अपना फर्स्ट डिवीज़न कैसे प्राप्त करें अभी हम इस मार्कशीट के द्वारा समझेंगे। दोस्तों कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपना बीएससी यानी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न नहीं बना पाते हैं। अब फर्स्ट डिवीज़न का क्या महत्व है दोस्तों? कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए ग्रेजुएशन में यह डिफाइंड होता है। तो कुछ एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न कंपलसरी होता है। यदि आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप उनके योग्य हैं। और कुछ ऐसी कॉलेजेस भी होती है जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका फर्स्ट डिवीज़न होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर आपका ये जो मार्कशीट है इसको ध्यान से देख लो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है एकदम, मैं क्लियर साफ दिखा देता हूँ। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम सारी चर्चा इस पर ही करने वाले हैं। यह आपका बीएससी फाइनल ईयर का मार्कशीट है। तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स यह हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है और इनके ही नंबर हमें ऐड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है टीएच और पीआर। पीआर का मतलब प्रैक्टिकल, टीएच का मतलब थ्योरी। इसमें मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। थ्योरी देखिए केमिस्ट्री की मैक्सिमम कितने 150 की है, फिजिक्स की भी 150 की है, और मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर आपका कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना है 225, यानी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें 150 प्लस 75 कितना 225 हो जाएगा प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिलाकर। इसमें भी आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिलाकर 200 कितने 25 नंबर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पेपर की बात करें तो 3 पेपर आते हैं, ठीक है, और मिनिमम यहाँ पासिंग मार्क्स भी दे रखा है। तो जो 3 पेपर है वो ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का, ये भी 50 का, यानी तीनों क्या मिला के क्या होंगे आपके 150 नंबर के होंगे। अब फिर आपका यह जो नंबर होगा यहाँ पे जो टोटल लिखा ये तीनों पेपर का ऐड होके होगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो लिखे जाएंगे। फिर इन दोनों का ऐड करके आपका सब्जेक्ट का टोटल नंबर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं, और सेम टू सेम तरीका ये आपका मैथमेटिक्स में एक पेपर कितना नंबर का आएगा दोस्तों? आपका 75 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर जैसे 75 का है तो इसमें से 11 नंबर आए हैं, सेकंड में 34 नंबर आए हैं, थर्ड में 54 नंबर आए हैं, टोटल मिला के कितना 99 नंबर हुए। तो सब्जेक्ट के नंबर भी कितना 99, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। इनका जो टोटल होगा वही हमारे सब्जेक्ट का टोटल नंबर बन रहा है। अब देखिए हमारे जो फाइनल ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज बनेंगे, ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का, और ये फाइनल ईयर का ऊपर दे रखा वो फाइनल ईयर का। इन तीनों का जो प्राप्तांक है, यानी जितने हमने नंबर प्राप्त किए हैं इनका सम होगा, और टोटल जो नंबर है मैक्सिमम मार्क्स उनका भी सम होगा। फिर आपका यहाँ पे इनका आधार पे परसेंटेज निकलेगा। तो ये कितने आए देखिए 1321 आए, ये आपका 2025 आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना जैसे 1321 में हम अपना 2025 का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, और तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 65.23। ओके, ये इतना परसेंटेज बना। यदि आपका 60% से दोस्तों ज़्यादा है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है, यानी इस मार्कशीट में क्या बना हुआ है? फर्स्ट डिवीज़न बना हुआ है। अब देखिए हम महत्वपूर्ण बात करते हैं कि हम फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं बना पाते हैं। इसके लिए दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो हम अपना स्कूल कॉलेज का सिलेबस नहीं समझते हैं। सिलेबस कैसे नहीं समझते हैं? फर्स्ट ईयर में हम जैसे 12th पास करके आते हैं, कॉलेज में थोड़ा फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उस एंजॉय के चक्कर में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। पहली गलती करते हैं दोस्तों, हम अपना सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। तो हमें अपना दोस्तों सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। आज तक हमने पढ़ाई की है तो किसी टीचर ने नोट्स दे दिए या किसी टीचर ने हमको पढ़ा दिया, लेकिन अब यहाँ आके क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में टीचर नहीं होते, स्टूडेंट को सेल्फ ही पढ़ना पड़ता है, या कुछ स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कहीं कोचिंग ज्वाइन करें, कुछ स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं होता कि वो कॉलेज जा पाएँ। तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ता है? खुद ही पढ़ना पड़ता है, और खुद पढ़ें तब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें अपना सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। तो आपका यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ सिलेबस दे रखा होता है, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लो, और उस डाउनलोड किए उस सिलेबस के पेपर को कहीं भी चिपका दो, या जब आप पढ़ाई करें तो उस पेपर को अपने पास रखो कि आपका कौन सा टॉपिक आया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को सिलेक्ट करने के लिए अपनी सारी बुक्स खरीदनी पड़ेगी। ये दोस्तों आप स्टार्टिंग में ही काम कर दें। जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आपको कंफर्म हो गया कि आप
ग्रेजुएशन करने वाले हैं और इसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं तो आप उसकी बुक्स खरीद लो, ठीक है। अब बुक्स में इस सिलेबस के टॉपिक को टिक कर देना है, उसके अनुसार ही पढ़ाई करना है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि टोटली हम एक डिफरेंट वातावरण में चले गए हैं जहाँ पे खुद को पढ़ना है, खुद को सिलेबस सेलेक्ट करना है और उसमें कोई कहने वाला भी नहीं है। 12th तक तो फिर भी अभी भी कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें टीचर टेस्ट लेते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं कि भाई तेरे नंबर कम आ रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, साल में केवल एक एग्ज़ाम होता है जिसको ईयरली सिस्टम कहते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में फिर भी फ़ायदा होता है क्योंकि 6 महीने से आपको पता लग जाता है कि आपने कितना पढ़ा है। ईयरली में क्या होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन है, केवल तीन ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें नुकसान क्या होता है, हम पूरे साल मज़े करते हैं, फिर अचानक एग्ज़ाम आ जाता है। तो इसमें हमें कोई ना तो कहने वाला है, ना हमें हमारा एग्ज़ाम से पहले कोई रिजल्ट बताने वाला है कि आपके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा, यानी कोई टेस्ट भी नहीं लेने वाला है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है फिर दोस्तों, हमारी खुद की आ जाती है। तो उस जिम्मेदारी को समझना है। ओके, ये काम कर लिया। उसके अलावा एक काम करें, जो पिछले 5 साल के आपके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उनको ले आओ और इनमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी अपना बुक में टिक कर दो। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 साल के पेपर में पहले आप उनको करो, ठीक है। और साथ में सिलेबस को भी ध्यान में रख के चलो। अब ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि सिलेबस लाना है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको टिक करके उनको भी साथ ही साथ लेके चलना है। अब देखिए, एक और बड़ा सीक्रेट शेयर करता हूँ, जो मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपका JNVU जोधपुर, ठीक है। इसमें ऐसा था, ठीक है, कि हमारे जो पार्ट सी आता था, ठीक है, पार्ट सी में हमें 5 यूनिट में से 1 2 3 4 5 ये 5 यूनिट, इनमें से केवल 3 यूनिट के क्वेश्चन ही हमें अटेंड करने पड़ते थे। तो इससे फ़ायदा क्या होता था, जो 5 यूनिट का पेपर है उसमें से यदि हम 3 यूनिट अच्छे करके चले गए तो भी यहाँ पर हम अपना 60% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कैसे, ऐसे लॉजिक से समझिए। 5 यूनिट है, इसको हम 100 का एक पेपर मान के चलते हैं, यानी हमारा कुल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर हमारा 1 यूनिट का कितना कंट्रीब्यूट हो गया, इसमें 20 का कंट्रीब्यूट हो गया। यानी हम यदि 3 यूनिट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी 60% मार्क्स आराम से आते हैं यदि 3 यूनिट अच्छी है। लेकिन इस लॉजिक से देखें अपना सी पार्ट के दृष्टिकोण से, तो 2 यूनिट के तो वैसे ही छोड़ने होते हैं। अब 3 यूनिट में यदि हम पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं, इतना कैपेसिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट क्या लेके जाएगा, आपको 60 नंबर से ज़्यादा लेके जाएगा। या आप अपना पेपर में एक बार ध्यान से ऐसा विश्लेषण करें कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका पेपर वर्क कराए। और कुछ यूनिवर्सिटी में 5 की 5 दोस्तों कंपलसरी होता है कि आपको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता है कि पार्ट सी है उसमें 5 में से 3 यूनिट को करना है, तो फिर तो वहाँ पर तो आपको दोस्तों 5 की 5 यूनिट पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपका कॉलेज में ऐसा सिस्टम हो, आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम हो कि ऐसा कोई पार्ट है जैसे पार्ट सी है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन है, यानी 5 यूनिट में से 3 के अटेंड करने हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 3 यूनिट को एकदम अच्छा 100% तैयार करके जाना है। उन 3 यूनिट में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। या दूसरे शब्दों में समझ लो, देखिए 3 यूनिट वाला आपको लॉजिक समझ नहीं आया है तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझो कि हमें कॉलेज में क्या करना है, केवल टाइम पास के लिए पढ़ के नहीं जाना है। जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या समझ आया दोस्तों, कि चाहे आप 3 यूनिट ही क्यों ना करो, चाहे आप 4 यूनिट ही क्यों ना करो, लेकिन अच्छे से करना है। मिनिमम 3 करना है, मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, उससे कम नहीं, ठीक है। और आपने 5 की 5 पूरी तो कर ली, लेकिन आपको एक भी अच्छे से नहीं आ रही है तो भी वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा और किसका ध्यान रखना है, अच्छी प्रैक्टिस करें दोस्तों, खुद ही टेस्ट लें खुद का। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से कोई पेपर ले लो कि इस पेपर में मैं कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, उससे आपका पता लग जाएगा। स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देना है
और यदि आपके कॉलेज में कुछ क्लासें हो रही है तो उनको अटेंड करो। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। फर्स्ट ईयर में आपकी ब्रेक नहीं लगी, अच्छे परसेंटेज आ गए, आपको पढ़ने का तरीका आ गया कि भाई ऐसे सिलेबस है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, इसमें ये मामला होने वाला है, ऐसे एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपका आगे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में बिल्कुल कम संभावना है कि आपके मार्क्स कम आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि अपना पेपर को एकदम अरेंज तरीके से करना है। जैसे ये आपका पार्ट ए बी सी है ना, तो पहले ए पार्ट के क्वेश्चन अटेंड करो, फिर बी पार्ट के, फिर सी पार्ट के। ऐसा नहीं कि कभी बी का कर लिया, कभी ए का कर लिया, उसे मिक्स नहीं करना है, अच्छे से तरीके से करना है। पहले ए पार्ट लगा दो, पार्ट ए, उसके बाद उसके क्वेश्चन करो, जितने भी आपको आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करें। उसके बाद पार्ट बी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो, फिर पार्ट सी का करो, या पहले पार्ट सी अटेंड कर लो, उसके बाद बी अटेंड कर लो, उसके बाद ए अटेंड कर लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। इसको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स तो सिक्योर हो गए। उसके बाद ये आपका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन करना क्या है, अरेंज एक अच्छे तरीके से ही करना है, व्यवस्थित तरीके से ही करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। और ऐसा एक मैंने अन्य वीडियो भी बनाया था, उसमें आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद आपके सामने आके बताऊं, उसमें मैंने ऐसे केवल मार्कशीट दिखा के बताया था। ठीक है, तो धन्यवाद।